चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। दोस्तों, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ने आज हमें सुपर पावर बनने का हौसला तो दिया है, लेकिन इस पावर का इस्तेमाल अगर गलत तरीकों से किया जाए तो ये हमारे विनाश का कारण भी बन सकती है। आज हर देश नाभिकीय परीक्षण यानी न्यूक्लियर टेस्ट पर जोर दे रहा है। हर किसी के बीच होड़ लगी है न्यूक्लियर पावर बनने की, पर यह होड़ तब तक ही सही है जब तक इसका मकसद ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना है। लेकिन हमारी इसी होड़ ने जाने अनजाने जन्म दे दिया न्यूक्लियर वेपन्स यानी नाभिकीय हथियारों को। विश्व में न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स बढ़ने लगी और साथ ही बढ़ा प्रदूषण और तेजी से गिरती गई हमारी सेहत, जिस पर वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को चिंता हुई। और 2 दिसंबर 2009 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने अपने 64वें अधिवेशन में 29 अगस्त को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट्स के रूप में डिक्लेयर किया। इसकी मदद से लोगों के बीच इवेंट्स और अलग अलग एक्टिविटीज के जरिए ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन टेस्ट्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की जाती है। इसके साथ ही ये दिन 29 अगस्त 1991 में बंद की गई दुनिया की सबसे बड़ी सेमीपैलेटिंस्क न्यूक्लियर टेस्ट साइट से भी प्रेरणा लेने की अपील करता है। ये साइट कजाकिस्तान में स्थित थी और इसे बंद करने की पहल खुद कजाकिस्तान ने कई स्पॉन्सर्स के साथ मिलकर की थी। 20 years ago, here on the land of Semipalatinsk, the last nuclear explosion died down on one of the largest nuclear test sites in the world. In total, 456 nuclear tests were carried out on our land, and their aggregate power exceeded by 2,500 times the power of the atomic bomb dropped on Hiroshima. 2010 से हर साल आज के दिन को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट्स के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस मौके पर आज कई देशों में सिंपोजिया, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशन, कॉम्पिटिशन्स, पब्लिकेशंस और ब्रॉडकास्ट मीडिया की मदद से अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जा रही है। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नाभिकीय हथियारों की शुरुआत मिड 20th सेंचुरी में हुई थी और पहला परीक्षण किया गया था 16 जुलाई 1945 में। लेकिन वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और इनकी पावर भी बढ़ती गई, जिसके बाद एहसास हुआ इनके विनाश कर सकने की क्षमता का और जरूरत पड़ी इनके खिलाफ आवाज उठाने की, जिसका परिणाम है 29 अगस्त को मनाया जाने वाला इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट्स, जो हमें ये संदेश देता है कि इससे दूर रहने में ही हम सबका भला है। जितना जल्दी हो इस जहर को फैलने से रोक दो, वरना कल ना हम बचेंगे और ना ही ये दुनिया। फिर ये परीक्षण किसके काम आएंगे? दोस्तों, ओलंपिक से भी पुराना इतिहास है हॉकी के खेल का। दुनिया की लगभग सभी प्राचीन सभ्यताओं में इस खेल का प्रमाण मिलता है। अरब, ग्रीक, रोमन सभी अपने अपने तरीके से हॉकी खेलते थे। बेशक वो तरीका पुराना था, लेकिन समय के साथ साथ इस गेम की सूरत बदली और मॉडर्न हॉकी अस्तित्व में आई। इस हॉकी के विकास का क्रेडिट जाता है ब्रिटेन के लोगों को, और जिस वक्त मॉडर्न हॉकी का विकास हुआ वो समय था 19वीं सदी का। हमारे देश में इस गेम की शुरुआत ब्रिटिशर्स ने की थी। उस समय स्कूलों में ये सबसे पसंदीदा खेल हुआ करता था। भारत का पहला हॉकी क्लब बना कोलकाता में। देश की हॉकी की चमक दुनिया के सामने आई एम्स्टरडैम में हुए ओलंपिक गेम्स में। इन खेलों में भारत ने हॉकी का पहला स्वर्ण पदक हासिल किया था। पूरा स्टेडियम हमारे खेल की वाहवाही कर रहा था। सबकी जुबां पर नाम था तो बस हॉकी के जादूगर यानी मेजर ध्यानचंद का। इन्हीं के सम्मान में 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है और इस दिन सभी बड़े खेल पुरस्कार जैसे राजीव गांधी खेल रत्न,
अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। खुद क्रिकेट की दुनिया के बादशाह कहे जाने वाले सर डॉन ब्रैडमैन ने कहा था कि ध्यानचंद हॉकी स्टिक से गोल इस तरह से दागते हैं मानो कोई क्रिकेट के बल्ले से रन बना रहा हो। हॉकी के इस बादशाह का जन्म आज ही के दिन 1905 में इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी इंडियन आर्मी से। इस वक्त इनकी उम्र थी 16 साल। यहीं से इन्होंने हॉकी के खेल में अपना हाथ आजमाया। मेजर ध्यानचंद अपनी प्रैक्टिस अक्सर रात के समय में किया करते थे, और वो भी सिर्फ चांद की रोशनी में, क्योंकि तब स्ट्रीट लाइट नहीं हुआ करती थी। मेजर ध्यानचंद सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पर खेलते थे। इंडियन हॉकी टीम में उनका सिलेक्शन हुआ था 1926 के न्यूजीलैंड दौरे में। इस दौरे पर भारतीय टीम ने 21 में से 18 मैच जीते थे। भारतीय टीम ने अपना पहला ओलंपिक खेला था 1928 एम्स्टरडैम में और देश को दिलाया था उसका पहला गोल्ड मेडल। इस पूरे टूर्नामेंट में मेजर ध्यानचंद ने सबसे ज्यादा स्कोर किया था और ये स्कोर था 5 मैचों में 14 गोल का। लोग इनके करिश्माई खेल को देखकर स्तब्ध रह गए थे कि कोई इतना बेहतर कैसे खेल सकता है। गेंद पर उनकी नजर और पकड़ दोनों ही कमाल की थी। अगले ओलंपिक्स यानी 1932 लॉस एंजलिस में भी टीम ने अपने इतिहास को दोहराया। भारत ने मेजबान यूएसए को 24-1 से करारी शिकस्त देकर विश्व हॉकी में अपनी जगह बना ली थी। ये जीत उस वक्त एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जीत थी, जिसके बाद इंडियन टीम यूरोप में जहां कहीं भी गई सिर्फ और सिर्फ इस्तकबाल हुआ जीत का। उन्नीस 1936 में एक बार फिर से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई और इसका आयोजन किया गया बर्लिन में। जगह अलग थी लेकिन हॉकी का रिजल्ट फिर से वही रहा। इस बार भारतीय हॉकी टीम की कमान थी मेजर ध्यानचंद के हाथों में। मेजर ने जर्मनी के खिलाफ खेले गए फाइनल मुकाबले में 6 गोल बनाए और विरोधी टीम को 8-1 से मात दी। The final of the Olympic hockey. The wonderful Indian team in the white shorts, who so far have scored 30 goals to 0 in the tournament, are playing Germany. India score. India score again. The final result was India 8, Germany 1. अब भारतीय हॉकी इंटरनेशनल डोमिनेंट हॉकी टीम बन चुकी थी। लोगों को उनकी एंट्री होते ही पहले ही रिजल्ट का पता चल जाता था, लेकिन फिर भी लोग खेल देखने जाते तो सिर्फ मेजर ध्यानचंद की जादूगरी देखने के लिए। 1936 के ओलंपिक खेलों के बाद खुद हिटलर ने उन्हें जर्मन सेना में एक बड़ा पद देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन असली हिंदुस्तानी पैसे के लिए नहीं, देश के लिए खेलता है, और यही कहकर मेजर ने हिटलर के इस प्रस्ताव को मना कर दिया। पर इस वक्त किसी को क्या पता था कि अब मेजर ध्यानचंद एक भी ओलंपिक नहीं खेल पाएंगे। दरअसल 8 वर्षों तक द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 2 ओलंपिक में वो नहीं खेल पाए। डॉन ब्रैडमैन और लेन हटन की तरह ध्यानचंद को भी मैदान से बाहर रहना पड़ा और फिर 1948 में 43 वर्ष की उम्र में इंटरनेशनल हॉकी से इन्होंने संन्यास ले लिया। मेजर ध्यानचंद को उनके अनोखे गेंद नियंत्रण के लिए द विजर्ड नाम से भी जाना जाता था। जिस वक्त मैच चलता इनका ध्यान गेंद पर इस तरह होता जैसे आंखें और हॉकी स्टिक मानो बॉल से चिपक जाती हूँ। कई बार तो ऑपोजिशन के खिलाड़ियों ने इनकी स्टिक को तोड़कर देखने की कोशिश भी की कि कहीं इसमें कोई चुंबक तो नहीं लगा है। अपने इंटरनेशनल करियर में मेजर ने 400 से भी ज्यादा गोल किए थे, जबकि 2 दशकों में इनके कुल गोलों की संख्या 1000 से भी ज्यादा है। पर दोस्तों, कितने अफसोस की बात है कि उस समय उनके इस जादू को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास कोई भी साधन नहीं था, वरना आज हम सब उनके खेल को देख सकते थे और इस रिकॉर्ड का इस्तेमाल आज के हॉकी खिलाड़ियों को सिखाने में भी कर सकते थे। ये उनके खेल का ही तो जादू था कि बहुत ही कम समय में उन्हें सेना में तरक्की मिल गई। 1937 में इन्हें लेफ्टिनेंट बनाया गया और जब 1956 में 51 साल की उम्र में वो रिटायर हुए तो वो मेजर बन चुके थे। 1951 में इंडियन नेशनल हॉकी ने इनके सम्मान में इन्हीं के नाम पर ध्यानचंद टूर्नामेंट की शुरुआत की थी। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने राजस्थान में अपने कोचिंग कैंप लगाए और बाद में इन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पटियाला में बतौर चीफ कोच अपॉइंट किया गया। 1956 में भारत सरकार ने भी इन्हें पद्म भूषण से नवाजा था।
दोस्तों, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इंडिया मतलब हॉकी और हॉकी मतलब मेजर ध्यानचंद सिंह। मेजर ध्यानचंद ने अपनी आत्मकथा गोल में लिखा है कि आपको मालूम होना चाहिए कि मैं बहुत ही साधारण आदमी हूँ। पर दोस्तों, असलियत तो यही है कि वो कभी साधारण थे ही नहीं। आज न सिर्फ हमारा देश बल्कि विश्व का हर एक हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह को सलाम कर रहा है। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की तरफ से भी हॉकी के इस जादूगर को दिल से श्रद्धांजलि। नेचर इज क्रूअल बट वी डोंट हैव टू बी। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों का मानना है कि असली ताकत शरीर से होती है। यदि हमारा शरीर स्ट्रांग है तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। पर क्या आपको लगता है कि ये बात सच है? मैं तो कहूंगा नहीं, क्योंकि न सिर्फ इतिहास में बल्कि हमारे आज में भी कई ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें प्रकृति ने कमजोर बना दिया, लेकिन उनका दिल और दिमाग बहुत ज्यादा स्ट्रांग निकला। इन्हीं के दम पर आज वो दुनिया के खास लोगों में गिने जाते हैं। आज ही के दिन 1947 में जन्मी टेम्पल ग्रैंडिन भी एक ऐसी ही पर्सनैलिटी है। वो जो कुछ भी हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी विल पावर के दम पर। ग्रैंडिन एनिमल साइंस की एक जानी मानी डॉक्टर है। इसके अलावा वो कोलोराडो यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर, बेस्ट सेलिंग ऑथर और ऑटिस्टिक एक्टिविस्ट भी हैं। प्रकृति ने उन्हें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से नवाजा, लेकिन उन्होंने कभी इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। टेम्पल ने खुद तो इस बीमारी से लड़ाई की ही, दूसरों को भी इससे बाहर आने के लिए प्रेरित किया। जब वो कॉलेज में थी तभी इन्होंने हग बॉक्स या हग मशीन नाम से एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिसका इस्तेमाल ऑटिज्म से परेशान हाइपर सेंसिटिव लोग अपने आप को कंट्रोल करने में करते हैं। Different levels of autism. At one end of the continuum, you got Einstein and Steve Jobs and Tesla, who invented the power plant. And at the other end of the spectrum, you got somebody who's going to remain nonverbal with a lot of handicaps. And then there's everything in between. ऑटिज्म कोई साधारण डिसऑर्डर नहीं है और अभी तक इसका कोई पक्का इलाज नहीं खोजा जा सका है। ये दिमाग में किसी कमी के कारण होता है, जिसकी वजह से शरीर का विकास आम बच्चों की तरह नहीं हो पाता है। टेम्पल जब 2 साल की थी तो उनके माता पिता को पता चला कि वो ऑटिज्म की शिकार है। माँ बाप ने अपनी बेटी को अच्छी देखभाल देने के लिए हर कोशिश की, महंगी से महंगी थेरेपी कराई ताकि उनकी कम्युनिकेटिव एबिलिटीज को डेवलप किया जा सके। उन्हें इसका फल मिला और टेम्पल ने 4 साल की उम्र से बोलना शुरू किया। उनके माता पिता बेस्ट टीचर्स से उनकी पढ़ाई करवाना चाहते थे, लेकिन टेम्पल को मिडिल और हाई स्कूल में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। टेम्पल के क्लासमेट्स उनके बोलने के तरीके का मजाक उड़ाते थे। इन परेशानियों के बावजूद ग्रैंडिन ने एकेडमिक सक्सेस हासिल की। 1970 में फ्रैंकलिन पियर्स कॉलेज से साइकोलॉजी की डिग्री ली, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से एनिमल साइंस में मास्टर्स किया और यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय से एनिमल साइंस में ही डॉक्टर्स पूरी की। इसके बाद टेम्पल ने बहुत से स्लॉटर हाउसेज में बतौर कंसल्टेंट काम किया और उन्हें सलाह दी कि जानवरों को सिर्फ चीज समझकर इस्तेमाल न किया जाए। स्लॉटर हाउस वो जगह होती है जहां जानवरों को काटा जाता है। ग्रैंडिन को पहली पहचान मिली 1995 में ओलिवर सैक्स की बुक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑन मार्स से। इस बुक का टाइटल ग्रैंडिन के उस डिस्क्रिप्शन से लिया गया था जिसमें उन्होंने समाज के बारे में अपने विचार दिए थे। इससे पहले वो ऑटिज्म एडवोकेसी सर्कल में अपनी पहचान बना चुकी थी और पब्लिक के सामने पहली बार वो 1980 में बोली थी। इस वक्त उनसे बोलने की रिक्वेस्ट की थी ऑटिज्म सोसाइटी ऑफ अमेरिका के फाउंडर रूथ सी सलीवन ने। ऑटिज्म एडवोकेसी के साथ साथ ग्रैंडिन को एनिमल वेलफेयर, न्यूरोलॉजी और फिलॉसफी के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने अपने लेख एनिमल्स आर नॉट थिंग्स में लिखा है कि जानवर हमारे समाज को सपोर्ट करते हैं, पर वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन फिर भी उनकी सुरक्षा के लिए कुछ आवश्यक नियम होने जरूरी हैं, क्योंकि दर्द उन्हें भी होता है, पर वो लाचार है इसलिए कुछ कह नहीं पाते हैं। उनके इस एटीट्यूड की वजह से फास्ट फूड कंपनीज और दूसरे स्लॉटर हाउसेज में उनकी इमेज हमेशा कंट्रोवर्शियल ही रही। ग्रैंडिन एक ऑटिस्टिक पर्सन थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी अनयूजुअल लाइफ एक्सपीरियंसेस को रेयर डेप्थ दी और वर्बल कम्युनिकेशन को सेकेंडरी स्किल बना दिया। बड़े स्तर पर अति संवेदनशील बदलावों को सामने रखने का श्रेय इन्होंने गायों और घरेलू जानवरों पर किए गए अपने गहन अध्ययन को दिया। ग्रैंडिन ने
ऑटिस्टिक बच्चों की एजुकेशन पर काम करते हुए ऑटिज्म पर अपनी पोजीशन को काफी मजबूत बना लिया है। इन्होंने ऑटिस्टिक बच्चों के लिए स्पेशल और ट्रेन्ड टीचर्स रखने की बातों को जोर दिया। And if you were to get rid of all of the autism genetics, well, you're going to get rid of half of Silicon Valley, who's going to fix your computer. You know, there's a point where it's part of normal variations. वो न्यूरो डाइवर्सिटी की चैंपियन है और इसीलिए उन्होंने इन बच्चों की देखरेख को भी चैलेंज किया है। उनका मानना है कि उनका ऑटिस्टिक होना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इसके बिना वो कभी एनिमल वेलफेयर के क्षेत्र में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती थी। टेम्पल को कई अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। कई बार टेलीविजन और रेडियो प्रोग्राम्स ने भी इन्हें दुनिया के सामने एक मिसाल के रूप में पेश किया। 2010 में इन्हीं के नाम यानी टेम्पल ग्रैंडिन के नाम से एक फिल्म रिलीज की गई। फिल्म ने 5 अवार्ड्स हासिल किए। ग्रैंडिन ने शादी नहीं की और ना ही उनका कोई बच्चा है। इन्होंने कभी अपनी पर्सनल फीलिंग्स को सामने आने ही नहीं दिया। ऑटिज्म सोसाइटी ऑफ अमेरिका की ही एक कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए ग्रैंडिन ने कई सारे प्रश्न सामने रखे थे, जैसे कि Why does my son do so much spinning? Why does he hold his hands to his ears? Why doesn't he look at me? Well, I don't have children. No, I'm autistic. And I need the sensation of being hugged. And I've developed a machine that I get into and hugs me, and I'm different afterwards. I'm more social. Well, I didn't speak until I was 4. Now I have a BA and a master's and I'm studying for my doctorate. ये सारे सवाल उनके दर्द को आसानी से बयां कर सकते हैं और ये दर्द समाज के हर ऑटिस्टिक पर्सन को होता है। इसीलिए दोस्तों, सभी को उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। आज हम सब टेम्पल ग्रैंडिन और उनकी हिम्मत को सलाम करते हैं और जन्मदिन की बधाई देते हुए उनसे ये वादा करते हैं कि इस बीमारी को कभी भी समाज पर हावी नहीं होने देंगे। माइकल जैक्सन, इस नाम को ना ही कोई भूल सकता है और ना ही इनके जैसा डांस और म्यूजिक का संगम कहीं देखने और सुनने को मिलेगा। इन्हें माइकल जोसेफ जैक्सन कहिए या फिर किंग ऑफ पॉप या फिर कहिए वैको जैको, मतलब सिर्फ एक ही है, माइकल जैक्सन। माइकल अमेरिकी पॉप सिंगर थे जिन्होंने मात्र 5 साल की उम्र से ही कमर्शियल सिंगिंग शुरू कर दी थी और 1964 में बने जैक्सन 5 बैंड के लीड सिंगर बने। ये बैंड इन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर बनाया था। माइकल अपने माँ बाप की 7वीं संतान थे। जन्म के समय किसी को क्या पता था कि वो पूरी दुनिया पर राज करेगा और पॉप म्यूजिक का बादशाह कहलाएगा। वैसे म्यूजिक इनकी फैमिली में ही शामिल था और अपने बच्चों को गाना सिखाया उनकी माँ कैथरीन ने। 1968 में जैक्सन 5 को मोटाउन रिकॉर्ड्स ने साइन किया और फिर जैक्सन परिवार कैलिफोर्निया से सीधे लॉस एंजलिस आ गया, जिसके बाद माइकल की गजब की डांसिंग और सिंगिंग स्टाइल ने उन्हें सफलता दिलाना शुरू कर दिया। इनका पहला सिंगल आई वॉन्ट यू बैक 1969 में रिलीज हुआ और सुपर हिट रहा। इसके बाद माइकल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1970 में ABC द लव यू सेव और आई विल बी देयर ने सफलता के नए आयाम रच दिए। 11 साल की उम्र तक तो माइकल में फ्यूचर स्टार की झलक नजर आने लगी थी। वो सबकी पहली पसंद बन गए थे। 1975 में जैक्सन ने मोटाउन छोड़ा और एपिक रिकॉर्ड्स के साथ जुड़ गए। अब इनके ग्रुप का नाम जैक्सन्स हो गया था। 1979 में एपिक रिकॉर्ड्स के साथ माइकल ने अपना सोलो एल्बम ऑफ द वॉल निकाला। ये एल्बम क्विंसी जोन्स ने बनाया था। ये पहला ऐसा एल्बम था जिसने 4 रिकॉर्ड ब्रेकिंग सिंगल्स दिए थे और दुनिया भर में इसकी 7 मिलियन कॉपीज बिकी थी। 1982 में माइकल का दूसरा सोलो एल्बम थ्रिलर रिलीज हुआ। इसने 7 सिंगल हिट देकर एक बार फिर से अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और दुनिया भर में इसकी 50 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिकी। 1984 में थ्रिलर को 11 में से 8 ग्रैमी अवार्ड्स मिले और इसे प्लैटिनम सर्टिफाइड भी किया गया। I'd like to thank Michael, whose album Thriller has sold more than any other album in the history of music, and to the artist, and to the man who's shown us the way in music, in youth, in song, and dance, and as a man. Michael, thank you. Thank you. I also would like to
say something very important, that some people are entertainers and some people are great entertainers. Some people are followers and some people make the path and are pioneers. I like to say Jackie Wilson was a wonderful entertainer. 9 दिसंबर 1984 को माइकल ने जैक्सन ग्रुप के साथ अपना आखिरी कॉन्सर्ट पूरा किया और इस ग्रुप से अलग होकर सिर्फ सोलो की तरफ उन्होंने अपने कदमों को बढ़ा दिया। माइकल को अपने सोलो एल्बम प्रमोशन के लिए सबसे बेहतर तरीका लगा म्यूजिक वीडियो या शॉर्ट फिल्म्स, जिसके लिए उन्होंने बेस्ट डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ काम करना शुरू किया। डांसिंग, लाइटिंग, मेकअप और हर एक चीज में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया। इसी का परिणाम था कि उनका द मेकिंग ऑफ माइकल जैक्सन्स थ्रिलर सबसे ज्यादा बिकने वाला होम वीडियो बना। 1983 में माइकल ने पहली बार लेजेंडरी डांस फॉर्म मून वॉक का इस्तेमाल किया और ये मौका था मोटाउन की 25वीं एनिवर्सरी का। इस परफॉर्मेंस ने माइकल को ऑल टाइम सुपरस्टार बना दिया। उन्नीस 1987 में माइकल ने अपना तीसरा और मच अवेटेड सोलो एल्बम बैड पेश किया, जिसे 4 बार प्लैटिनम सर्टिफाइड किया गया। 1988 में माइकल ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी मून वॉक और 1980 के दशक के आखिर तक माइकल को उनके थ्रिलर और बैड जैसे एल्बम्स के लिए आर्टिस्ट ऑफ द डेकेड कहा गया। माइकल जैक्सन के करियर का कारवां बस यूं ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ता रहा, लेकिन इस दौरान 1979 से 2004 के बीच माइकल की फिजिकल अपीयरेंस में तेजी से बदलाव आए। रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जाता है कि माइकल ने न जाने कितनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, जबकि खुद माइकल ने सिर्फ 3 ऑपरेशंस कराने की बात को स्वीकार किया था, जिसमें से पहली 2 डांस के वक्त उनकी नाक पर आई चोट के लिए की गई थी और तीसरी उनकी ठोड़ी के लिए। इन ऑपरेशंस की वजह से माइकल की स्किन बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई थी। वो ज्यादातर मास्क या फिर डार्क मेकअप का इस्तेमाल करते थे। म्यूजिक में अपनी अचीवमेंट्स के लिए माइकल को बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए। किंग ऑफ पॉप को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम, रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम, मिलेनियम बाम्बी अवार्ड जैसे कई सम्मानों से नवाजा गया। अपनी हील द वर्ल्ड फाउंडेशन की मदद से माइकल ने न जाने कितने ही बच्चों और लोगों को खाने, रहने व मेडिकल जैसी तमाम सुविधाएं मुहैया करवाईं। Are we blind to the fact that our children are raging against the indifference, crying out against the abandonment, of thundering against the neglect? Heal the Kids is about doing something about making a difference and trying to help adults and parents realize that it is our power to change the world that our children live in. 2009 में माइकल ने घोषणा की कि वो कम से कम 10 बार लंदन के O2 एरिना में कॉन्सर्ट्स करेंगे और यही उनका आखिरी कॉन्सर्ट होगा। लेकिन भाग्य ने तो कुछ और ही सोच रखा था। इससे पहले कि वो ये कॉन्सर्ट कर पाते, 25 जून 2009 को दिल के दौरे की वजह से उनकी संदिग्ध मौत हो गई। This is it. Here I stand. I'm the light of the world. I feel grand. 'Cause love I can feel, and I know yes for sure it is real. And it feels as though I've seen your face 1,000 times, and you said you really know me yourself. And I know that you gotta do it when you're right, but you say you're gonna leave it for yourself. माइकल जैक्सन आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने 13 ग्रैमी अवार्ड्स जीते थे और इसी कारण वो अब तक के सबसे सफल मनोरंजनकर्ता भी हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इस किंग के कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। उनका जैसा दूसरा किंग फिलहाल तो इस जहां में नहीं है। आज पूरी दुनिया के साथ साथ माइकल जैक्सन द किंग ऑफ पॉप को बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड का भी सलाम। अपने दोस्त संदीप भट्ट को अब दीजिए अनुमति।
मिलते हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बंधे फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमां। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,